हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का एसएस हिंदी मीडियम चैप्टर जो है 4 यह है व्यापारी शासक कैसे बने। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना यह है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देखे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो मैं समय व्यतीत ना करते हुए आप लोगों को चैप्टर पे आता हूँ, व्यापारी शासक कैसे बने। मध्य अंतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रही थी। जय और मिताली जो हैं बिल्ली और बंदर की कहानी का पढ़ करके वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बतलाया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अध्यापक ने यानी शिक्षक ने बताया कि मित्रों, बाल मित्रों, ये जो आपस की दोनों की लड़ाई है, इस लड़ाई में किसी तीसरे को लाभ अवश्य मिलता है। अंग्रेज ने भी इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। अंग्रेज लोग भी इसी नीति को अपना करके भारत में अपना विस्तार किया, यानी कि अपना राज्य बनाया। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? जय ने प्रश्न किया। जय ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि श्रीमान, यह किस तरह हुआ? वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसकी बात बताता हूँ। चलो वर्ग में, यानी कि आप लोग क्लास में चलिए और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसकी बात मैं करता हूं और बताता हूं आप लोगों को। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? क्या आप लोगों को पता है कि अंग्रेज जो है भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे? शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी। शुरुआत में उनको क्या करना था कि भारत देश में व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त करनी थी। तो फिर वे पूरे भारत में शासक कैसे बन गए? तो वे भारत के शासक कैसे बन गए, यानी कि भारत पर उन्होंने अपना राज्य कैसे स्थापित कर लिया? क्योंकि वो व्यापार करने आए थे और व्यापार की उनको अनुमति लेनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो आइए देखते हैं। ऐसे तो अनेक बातें अंग्रेज शासन के साथ जुड़ी हुई हैं। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सरलता के लिए, राजकीय शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने यह रणनीति अपनाई। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उनका व्यापार बढ़ाना। इसलिए सरलता के लिए उन्होंने राजकीय शक्ति अपनाई। राजाओं की शक्ति को अपनाते थे, क्या करने के लिए? अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। देखते हैं वेलेस्ली का
वेलेस्ली की विस्तार योजना। वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। जब वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बन करके आया तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा यानी कि लड़ाई का माहौल बना था। भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई जिसे सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु सेना का खर्च उसी देशी राज्य को उठाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच जो थे वो ताकतवर ना बने, फ्रेंच ताकतवर ना बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विकास करने के लिए, यानी कि अंग्रेज के राज्यों का विकास करने के लिए, अंग्रेजी राज्यों का विकास करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना का नाम दिया सहायक योजना। सहायक योजना में क्या होता था, वो देशी राजाओं से मिल करके उनसे संधि करते थे कि हम आपके सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना देंगे और उस सेना का खर्च जो होगा वो आप दोगे, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र, यानी कि जो उनका खर्च होता था वो उस पूरा खर्च आप वहन करोगे। इसके साथ ही उस राज्य के एक अंग्रेजी प्रतिनिधि रहता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। और देशी राजाओं को क्या होता था, सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना मिलती थी, सारा खर्च देशी राजा उठाते थे, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए वे नहीं कर सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत में अनेक देशी राजा बन गए। ये जो वेलेस्ली की सहायक योजना थी, इस योजना के शिकार कई राजा बन गए, जिनमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। देशी राजाओं के लिए ये जो सहायक योजना थी मीठे जहर की तरह थी, क्योंकि उनको तो बताया जाता था कि आपके सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, लेकिन उनका खर्च वो लोग वहन करते थे। आवश्यकता पड़ने पर खुद उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। शुरुआत में राजाओं ने सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो वह गुलामी का अनुभव कराती थी, और धीरे धीरे क्या होता था, उस गुलामी का अनुभव कराते थे। वेलेस्ली की इस तरह योजना, सहायक योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निजाम बना। सबसे पहले कौन बना था, हैदराबाद का निजाम। बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य शिकार हुए। तांजौर और कर्नाटक का यही हाल हुआ। मराठा सरदारों ने आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बनाया। ये जो मराठा है, मराठा सरदारों में क्या किए, आपस में झगड़ा करवा करके उनको भी अपना शिकार बना लिए। मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए निजाम को सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया था।
निज़ाम मराठों के साथ जब निज़ाम ने लड़ाई किया तो निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो इसलिए इन्होंने सहायक योजना को स्वीकार किया। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेज़ों की हुकूमत में आ गया था। नाना फड़नवीस के अवसान से मराठा संघों के बीच झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज्य करो के नीति के शिकार हो गए। ये जो मराठा राज्य हैं, ये क्या हुआ? अंग्रेज़ों की एक नीति थी कि फूट डालो और राज्य करो। एक राज्य के बाद एक राज्य, यानी कि एक के बाद क्या हुए? अनेक राज्य जो हैं, कई राज्य अंग्रेज़ों के शिकार बन गए। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य एक दूसरे बहाने से हड़प लिया। इस तरह से 7 वर्ष के पश्चात हुए में ब्लेसली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बना दिया। इस योजना से ब्लेसली ने अपनी कंपनी को सर्वोपरि किया और अधिक दूरी तक विस्तार कर दिया। अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। ब्लेसली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर निजाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता की। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विरोध में जीत प्राप्त की। सिंध में भी सत्ता स्थापित की। सिखों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की। इन्होंने एक एक करके पूरे भारत पर राज्य कर लिया, अपनी पूरे भारत पर सत्ता स्थापित कर ली। परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था, तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं था। और सिखों में, पंजाब में जब तक महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था, साम्राज्य था, तब तक उनको वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता कर ली। उनके साथ क्या किया? मित्रता कर ली। रणजीत सिंह उस समय में शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उनके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सके। जब तक राजा रणजीत सिंह जीवित थे, तब तक पंजाब में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं किया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, तब पंजाब में अराजकता फैल गई। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया अंग्रेज़ों का अपना विस्तार करने के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए। जब अराजकता फैल जाती है, यानी कि फूट हो जाता है, तब उनको अवसर प्राप्त हो गया राज्य करने के लिए। हार्डिंज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। उसने सिखों में क्या किया? भेदभाव की भावना जागृत करके अंग्रेजी सत्ता भी पंजाब में भी स्थापित कर दिया। डलहौजी हड़प नीति। अब इनके बाद क्या होता है? डलहौजी आता है और ये हड़प नीति अपनाते हैं।
ब्लेसली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी। ब्लेसली की योजना को अस्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। जो ब्लेसली की योजना को स्वीकार कर लेते थे, यानी सहायक योजना, वे अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने का कारण लापरवाह होते गए, और उनको क्या होता था कि अंग्रेजी सेना रहती थी उनके पास, उनको कोई भय नहीं रहता था आक्रमण को, इसलिए वो क्या होते गए, लापरवाह होते गए, लापरवाही करते थे, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई, और राजाओं के इस अव्यवस्था के कारण, जैसा कि वो लापरवाही करते थे, राज्य में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेज नीति का यह परिणाम था, एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते गए। अंग्रेजों का एक प्रकार का ये षड्यंत्र था अपने जाल में फंसाने का, और एक के बाद एक राजा उनके जाल में फंसते गए। राज्यों में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया, और शुरुआत में जितने दूर तक अंग्रेजों ने राजाओं को सहायक नीति के अनुसार जितने राज्यों में उन्होंने अपना विस्तार किया था, और जहाँ पर अव्यवस्था फैल गई थी उस राज्य को उन्होंने हड़प लिया। बाद में ब्रह्मदेश यानी कि वर्तमान समय का म्यांमार और पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया। जो आश्रित राजा निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प कर लेते, और जिस राजा के पास यानी कि जिस राजा का वो कोई पुत्र नहीं होता था, निसंतान होता था, उसके कोई संतान नहीं रहते थे, उस राजा का राज्य क्या करते थे, उसको भी हड़प लेते थे। इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए। हड़प नीति यानी ढलौजी की हड़प नीति जो थी वो क्या थी, जिस राजा के संतान नहीं होते थे उस राज्य को उन्होंने हड़प लिया, और जिसमें अराजकता फैल गई थी जिस राज्य में, और वहाँ की अव्यवस्था डगमगा गई, उस राज्य को भी इन्होंने हड़प लिया। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे चाय कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश हस्तगत करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने का आशय डलहौजी का था। तो बाद में जैसे चाय वाले प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत यानी कि जहाँ हाथों द्वारा बनाया जाता था, गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने वाले, और जो अंग्रेज़ों को करोड़ों रुपए की आय करवाने वाले जो थे वो डलहौजी का था। डलहौजी जो गवर्नर जनरल था तो उसका ये काम था। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। यानी कि अंग्रेजी सत्ता को बढ़ाने के लिए और साम्राज्य मजबूत बनाने के लिए ये जो ब्रिटिश साम्राज्य के थे, ये डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। क्या किया था? उनके समय में भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ईस्वी 1853 आधुनिक डाक पद्धति भी उसी समय में शुरू हुई। तो डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी के समय भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी और वो भी मुंबई से थाने तक थी। और इसी ही सन में, इसी ही पद्धति में क्या हुआ था?
डाक पद्धति को अपना शुरू किया गया था। यानी कि जो डाक होता है, चिट्ठी होती है, पार्सल होता है, आज सब लोग क्या करते हैं, पार्सल कर देते हैं कोई सामान होता है। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? 1853 ईस्वी में। इसे याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ था। उसी समय से टेलीग्राम हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच, और ये सब डलहौजी के शासन में हुआ था। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून तथा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया था। डलहौजी ने बाल विवाह, जो बाल विवाह होता था, क्या होता था, लड़के और लड़कियां यानी कि जब बहुत छोटे रहते थे, बहुत ही छोटे उम्र पे उनकी शादी कर दी जाती थी, तो इस पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया। और विधवा विवाह यानी कि विधवा, आप लोग जानते हो, जब किसी स्त्री का हस्बैंड यानी कि पति मर जाता है तब उसे विधवा बोलते हैं। तो विधवा का पुनर्विवाह यानी कि वो दोबारा विवाह कर सकती है, ऐसा कानून पारित किया था। उसके पश्चात में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार शुरू हुआ, और उसी के बाद क्या किए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना स्टार्ट किया भारत में। ईस्वी 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। और इस शिक्षा को 1857 ईस्वी में सबसे पहले मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में इस शिक्षा का प्रचार शुरू हुआ, और वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई गई शिक्षा के लिए। इस तरह यह सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ, परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत ही कुछ सहना पड़ा। इन्होंने बहुत से काम ऐसे किए थे जो बहुत अच्छे थे, और आज भी उस कामों की सराहना की जाती है। लेकिन ये जो हमें यूनिवर्सिटी और ये जो डाक यानी कि डाक पद्धति अपनाई गई, और ये जो था इनका शिक्षा का विस्तार, और इन्होंने जो रेल गाड़ी बनाई थी उसका पद्धति अपना, रेलगाड़ी सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे तक जो रेलगाड़ियों की सुविधा दी, हम लोग उसका लाभ आज बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। ये हमारे लिए विकास की ओर लाया है जीवन को। लेकिन ये सुविधा प्राप्त करने के लिए उस समय के इंसान को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, तब ये आज सुविधा हम लोगों को सुगम रूप से प्राप्त हुई है। प्रजा का असंतोष क्या था? सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था सहायक योजना के बारे में, तो सहायक योजना के बाद ये जो डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, ये पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखाई पड़ने लगा, और ये जो प्रजा थी अंग्रेजी शासन के सामने असंतोष थी, मतलब नाराज थी, होने लगी। आप क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे, आपने देखा होगा क्रांति और मंगल पांडे। यदि ना देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेज़ों की दमन नीति साफ दिखाई पड़ रही थी। जैसे अंग्रेज़ों ने प्रजा के साथ दमन नीति की थी, इस फिल्मों के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गया है, यानी बताया गया है कि कैसे अंग्रेज प्रजा को असंतोष यानी कि प्रताड़ित करते थे, दमन करते थे उनका, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई थी।
जैसे जो उन्होंने सुधार किए थे, तो जैसे आग में घी डाल दिया जाता है उस तरीके से बन गई। रेलवे और डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिसका लाभ आज हम लोग उठा रहे हैं, ये क्या हुआ था, लोगों को ये सब प्रभावित करने लगा, क्योंकि ये सब जो थी इन्होंने देश की जनता के लिए किया था। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजी हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। तो पुराने लोग जो थे उनका मानना यह था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का ये विनाश कर रहे हैं। अंग्रेज के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया था, उनके अच्छाई के लिए किया गया था। भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। उनसे क्या हुआ, ये जो बनाई गई थी डलहौजी के माध्यम से रेलवे, डाक तार की सुविधा और उच्च शिक्षा की सुविधा, इसको भारतीय लोगों को लाभ लेने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी, यानी कि पैसा रुपया अधिक देना पड़ता था। लोगों में असंतोष की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी। तब ये जो आग थी, असंतोष की आग, जिससे जनता संतुष्ट नहीं थी, ये आग जो है विस्फोट का रूप धारण करने लगी। विस्फोट यानी माहौल बनाने लगी विस्फोट का। यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वतंत्र आंदोलन संग्राम हुआ। इस विस्फोट के कारण 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसी के कारण हुआ था। आज मैंने आप लोगों का चैप्टर 4 समाप्त कर दिया है और जो अगला चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। हाँ, आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर यदि आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या पर्सनल नंबर पर मैसेज करके आप लोग सूचना दे सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को उसकी जो टॉपिक समझ में नहीं आया है उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।